वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विथ इजी ट्रिक। तो आज हम देखने वाले हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट क्या है, व्हाट इज़ द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इंडिकेशंस ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इन सब बारे में आज हम देखेंगे कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है। अगर एक क्वेश्चन आया तो आपको किस तरीके से लिखना है, तो आज हम ये डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स हम इन शॉर्टली कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। सो एट द एंड ऑफ द क्लास द स्टूडेंट विल बी गेन इन डिटेल नॉलेज रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स इन डिटेल हम कौन सा टॉपिक इसमें आज कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम आज देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन, देन डेफिनेशन क्या है, देन व्हाट इज़ द लीगल एबॉर्शन, देन इंडिकेशंस क्या है, मतलब हम कौन से सिचुएशंस में एमटीपी कर सकते हैं, देन व्हाट इज़ द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, देन द प्लेसेस वेयर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज डन, मतलब हम किन किन जगह पे, मीन्स कौन से ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है। देन मेथड्स क्या है एमटीपी के, देन कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं अगर एमटीपी किए तो, देन एमटीपी एक्ट क्या है। तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि इन शॉर्टली कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कब लॉन्च हुआ था। तो शॉर्टली हम इस बारे में थोड़ा सा लिखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा इंप्रेशन बना रहेगा। तो हमें ऐसे शुरुआत में ऐसे लिखना है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज रेफर्ड एज द इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन। मतलब क्या करते हैं हम यहाँ पे, एक इंडक्शन ऑफ एबॉर्शन करते हैं, मतलब खुद से हम वहाँ पे एबॉर्शन करते हैं, जो कंसेप्टस का पार्ट है वो रिमूव करने के लिए। देन इन इंडिया द एबॉर्शन वॉज लीगलाइज्ड बाय द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इंडिया में एबॉर्शन किस तरीके से लीगलाइज्ड है उसे हम कहते हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। और जो है एक्ट है वो 1907 में लॉन्च हुआ था, और ये जो एक्ट है ये इन्फोर्स हुआ था, मतलब कब यूज़ में आया था, दैट इज़ इन द अप्रैल 1972 में। तो ऐसे शॉर्ट में हमें इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है कि एमटीपी क्या है और ये कब लॉन्च हुआ था, और हम इंडिया में इसे कब से इन्फोर्स किया है। तो इन सब के बारे में हमें जो शॉर्टली इंट्रोडक्शन में लिखना है। देन हम देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन इज द डेलिबरेट टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आइदर बाय द मेडिकल एंड सर्जिकल मेथड। डेफिनेशन में सिंपली ऐसा दिया है कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है कि जो भी कंसेप्टस का पार्ट है उसे हम मेडिकली और सर्जिकली क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, आइदर बाय यूजिंग अ मेडिकल मेथड, दैट मीन्स कुछ मेडिसिन दे के, या फिर सर्जिकल मेथड्स यूज़ करके, जैसे कि इवैक्यूएशन है, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करके हम क्या करते हैं, जो कंसेप्टस का पार्ट जो है वो रिमूव करते हैं। बिफोर द वायबिलिटी ऑफ द फिटस, जो फिटस है वो वायबल होने से पहले, मतलब वो पूरा ग्रो होने से पहले ही हम मेडिकल या फिर सर्जिकल मेथड यूज़ करके उस फिटस को अबॉर्ट कर लेते हैं, इंडक्शन करके उस फिटस को बाहर निकाल लेते हैं। दैट इज़ अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर फॉर यू। तो अभी आगे हम देखेंगे लीगल एबॉर्शन क्या है। सो लीगल एबॉर्शन क्या है, टर्मिनेशन इज परफॉर्म बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो टर्मिनेशन है, अगर किसी मदर को अपना बेबी टर्मिनेट करना है, अबॉर्ट करना है, तो वो सिर्फ जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है वही टर्मिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और जो भी परफॉर्म कर रहा है मेडिकल टर्मिनेशन को, उन लोगों का एटलीस्ट 25 एमटीपी का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस डॉक्टर ने एटलीस्ट 25 तो भी एमटीपी की होनी चाहिए, तभी वो जो है टर्मिनेशन कर सकता है। और उसके बाद उसको डिग्री भी चाहिए ओबीजी की बाय द एक्ट के थ्रू उसने डिग्री भी होल्ड करनी चाहिए, तभी वो एमटीपी कर सकता है। देन टर्मिनेशन इज डन एट द प्लेस अप्रूव अंडर द एक्ट। टर्मिनेशन सिर्फ उसी जगह पे होता है जहाँ पे वो एक्ट के थ्रू, अगर वो जगह अप्रूव है, अगर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट ने वो एक्ट के थ्रू उस जगह को अगर अप्रूवल दिया है, तभी उस जगह पे एमटीपी एक्ट हो सकता है। देन टर्मिनेशन डन फॉर कंडीशन एंड विद इन द जस्टेशन वीक प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट।
दैट मीन्स कोई भी जाके अपना जो बेबी है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता है, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होने चाहिए। जैसे कि कुछ टाइम मदर के कंडीशंस रहती है, जैसे कि मदर अगर हाई रिस्क है, मदर को अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है प्रेगनेंसी की वजह से, तभी वो टर्मिनेट कर सकती है। आइदर अगर फिटस को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि फिटल में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, तो ऐसे कुछ कंडीशंस रहते हैं, तभी जो मदर है वो उस फिटस के अबॉर्ट कर सकती है। और उसके बाद वो जस्टेशनल वीक पे भी डिपेंड है कि उसके जो वीक्स ऑफ जस्टेशन मतलब प्रेगनेंसी के कितने महीने अभी कंप्लीट हुए हैं, वो उस एक्ट में बैठने चाहिए, तभी हम वहाँ पे टर्मिनेशन कर सकते हैं। आगे हम पढ़ने ही वाले हैं कि कब तक हम टर्मिनेट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। देन इसके बाद है द एबॉर्शन हैज़ टू बी रिपोर्टेड टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस ऑफ द स्टेट। पर्टिकुलर हेल्थ सर्विस के जो भी डायरेक्टर है उसे इस सब के बारे में रिपोर्ट भी करना है। देन नेक्स्ट इज द इंडिकेशन, मतलब किन केसेस में, कौन सी केसेस में हम इंडिकेशन कर सकते हैं। सो वुमेन हुज फिजिकल और मेंटल हेल्थ वे आर इंडेंजर्ड बाय द प्रेगनेंसी। अगर कोई मदर ऐसी है जिसे प्रेगनेंसी की वजह से वो कोई फिजिकल या फिर मेंटल डेंजर्ड में है, अगर कोई उसको फिजिकल और मेंटल कॉम्प्लिकेशन आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे वो उस बच्चे को अबॉर्ट कर सकती है। देन वुमेन फेसिंग द बर्थ ऑफ पोटेंशियली हैंडीकैप्ड और मालफॉर्म चाइल्ड। अगर मैंने आपको बताइए, अगर फिटस को कुछ कॉम्प्लिकेशन से, अगर फिटल में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि वो हैंडीकैप है, और जैसे कि हम रेडियोलॉजिकली आइडेंटिफाई करते हैं, यूएसजी करके आइडेंटिफाई होता है कि बच्चे में कुछ मॉलफॉर्मेशन है, तो उस कंडीशन में भी हम वहाँ पे टर्मिनेशन कर सकते हैं। देन अगर रेप केस है, तो रेप केस में भी मोस्टली हम टर्मिनेट कर सकते हैं फिटस को। देन प्रेगनेंसीज इन अनमैरिड गर्ल्स। नाउअडेज देयर आर सो मेनी गर्ल्स वे आर प्रेग्नेंट, unmarried girls were pregnant because of the rape cases and द गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के केसेस में बहुत बार जो अनमैरिड गर्ल्स है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उन केसेस में भी वहाँ पे टर्मिनेशन हो सकता है। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर वो जो गर्ल है वो 18 के नीचे है, उसको अभी 18 कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी वो टर्मिनेट कर सकती है और विद द कंसेंट ऑफ गार्डियन, और उसके लिए भी उसके जो भी गार्डियन है, जो भी पेरेंट्स है, तो उनका कंसेंट रहना चाहिए। देन प्रेगनेंसीज दैट आर रिजल्ट ऑफ फेलियर इन स्टरलाइजेशन। कुछ कंडीशंस ऐसे रहते हैं कि वहाँ पे स्टरलाइजेशन होने के बाद में भी, जैसे कि कुछ मदर्स रहते हैं जिन्होंने फैमिली प्लानिंग की सर्जरी की हुई रहती है, लेकिन कुछ कंडीशंस में जो स्टरलाइजेशन है, जो फैमिली प्लानिंग की सर्जरी है, वो फेल हो जाती है और वो मदर जो प्रेग्नेंट रह जाते हैं, तो इन केसेस में भी हम वहाँ पे टर्मिनेशन कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द इंडिकेशंस कि कौन कौन से केसेस में हम वहाँ पे टर्मिनेशन कर सकते हैं और एबॉर्शन कर सकते हैं। देन टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे कि टर्मिनेशन इज परमिटेड अप टू 20 वीक्स ऑफ जस्टेशन। हम अगर जो मदर है उसको 20 वीक्स ऑफ जस्टेशन तक अगर वो है, तभी हम वहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं। देन व्हेन प्रेगनेंसी इज लेस दैन 12 वीक्स ए मेडिकल प्रैक्टिशनर ओपिनियन रिक्वायर्ड। अगर प्रेगनेंसी 12 वीक्स के अगर लेस देन 12 वीक्स है, तो वहाँ पे एटलीस्ट दो मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए रहता है, तभी हम टर्मिनेशन कर सकते हैं। देन द अबॉर्शन हैज़ टू बी परफॉर्म कॉन्फिडेंशियली एंड रिपोर्टेड टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। जो भी हमने अबॉर्शन किया है कॉन्फिडेंशियली वो हमें वो परफॉर्म करना है, और जो भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के जो हेल्थ ऑफिसर रहते हैं, हेल्थ सर्विसेज रहते हैं, उनको इन सब के बारे में इन्फॉर्म भी करना पड़ता है, रिपोर्ट करना पड़ता है। देन कंसर्न कैन ओनली बी टर्मिनेटेड ऑन अ रिटर्न इन्फॉर्म कंसर्न ऑफ द वीमेन हस्बैंड, कंसर्न नॉट रिक्वायर्ड। जब भी हम टर्मिनेशन करते हैं तो हमें उस जो प्रेग्नेंट मदर है उसका ही कंसर्न फॉर्म चाहिए रहता है, ना कि उसके हस्बैंड का और अदर फैमिली मेम्बर का। वो जो मदर है वो फुल्ली विलिंग रहनी चाहिए टर्मिनेशन करने के लिए। देन इन द लेस देन 18 ईयर, अगर जो गर्ल है वो लेस देन 18 ईयर है, जो प्रेग्नेंट मदर है वो लेस देन 18 ईयर है, तो हमें उनके पेरेंट्स जो भी रहते हैं, जो भी लीगल गार्डियन रहते हैं, उनसे कंसर्न फॉर्म लेना है, तभी हम उसका टर्मिनेशन कर सकते हैं। देन प्लेस वेयर द एमटीपी परफॉर्म। अभी हम देखेंगे कि कौन सी जगह पे हम टर्मिनेशन कर सकते हैं, टर्मिनेशन परफॉर्म हो सकता है। जैसे कि प्लेस
इस्टेब्लिश एंड मेंटेन बाय द गवर्नमेंट। ऐसे कुछ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है जहाँ पे अप्रूवल रहता है कि वहाँ पे जाके हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं। और कुछ ऐसे नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी रहते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी रहते हैं, जहाँ पे जो भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर रहते हैं उनसे लाइसेंस मिलता है, तभी वो जो नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहते हैं जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट रहते हैं वहाँ पे भी टर्मिनेशन हो सकता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो सकती है। देन मेथड्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अभी हम देखेंगे मेथड्स के बारे में। अभी जो मेथड्स है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अलग मेथड है और सेकंड ट्राइमेस्टर में अलग मेथड है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है बेबी की ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, इसलिए हम वहाँ पे कुछ मेडिसिन दे के भी टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है अभी मेडिकल मेथड, तो उसमें दी गई है मिजोप्रोस्टॉल प्लस मिजोप्रोस्टॉल मेथड से हम वहाँ पे टर्मिनेशन कर सकते हैं। देन सर्जिकल मेथड है जैसे कि मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन एंड डायलिटेशन एंड सक्शन इवैक्यूएशन। डायलिटेशन एंड सक्शन इवैक्यूएशन करके हम सक्शन करके इवैक्यूएट करके जो भी कंटेंट है अंदर, मीन्स जो भी कंसेप्टस का पार्ट है वो हम क्या करते हैं, क्यूरेट करके बाहर निकाल देते हैं, इवैक्यूएट करके बाहर निकाल देते हैं। सो दिस इज़ वेरी कॉमन सर्जिकल मेथड विच इज़ यूज फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और कॉमन मेडिसिन मिजोप्रोस्टॉल एंड मिजोप्रोस्टॉल है जो भी कॉमनली यूज होते हैं टर्मिनेशन करने के लिए। देन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में सबसे पहले कुछ मेडिकल्स मेथड्स है जैसे कि मिजोप्रोस्टॉल मेथड। एक मिजोप्रोस्टॉल के टैबलेट और प्रोस्टाग्लैंडिन के भी हम देके वहाँ पे टर्मिनेशन कर सकते हैं। देन है एक्स्ट्रा एम्नियोटिक इथक्रीडिन लैक्टेड मेथड। इसमें क्या रहता है, एक्स्ट्रा एम्नियोटिक इथक्रीडिन लैक्टेड मेथड में इसमें हम स्लोली इंस्टिल करके ये जो लिक्विड है ये सॉल्यूशन जो है हम स्लोली इंस्टिल करते हैं फॉलिस कैथेटर में और उसको हम डायरेक्टली यूट्रस में फिल कर देते हैं कैथेटर को। देन हम क्लैम्प कर देते हैं एंड उसी पोजीशन में हम उसे छोड़ देते हैं। ये क्या है, इस प्रोसीजर में क्या करते हैं हम, सिंपली क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन रहता है इथक्रीडिन का जो सॉल्यूशन रहता है हम वो स्लोली इंस्टिल करते हैं फोलिस कैथेटर में और हम उसे यूट्रस के आउटसाइड में जो फिटल्स मेम्ब्रेन्स रहते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं कैथेटर को एंड क्लैम्प कर देते हैं और सेम पोजीशन में कुछ देर के लिए हम वहाँ पे रखते हैं एबॉर्शन करने से पहले, इंडक्शन करने से पहले। दिस इज अबाउट द एक्स्ट्रा एम्नियोटिक इथक्रीडिन लैक्टेड मेथड। देन ये जो है इंट्रा एम्नियोटिक हाइपरटोनिक सलाइन मेथड, इसमें क्या हम क्या करते हैं, हम जो हाइपरटोनिक सलाइन हो वो इंस्टिल कर देते हैं थ्रू द एब्डोमिनल रूट के थ्रू हम इंस्टिल कर देते हैं हाइपरटोनिक सलाइन। देन हम उसे क्या करते हैं, देन प्रिलिमिनरी द एमनियोसिंथेसिस इज डन, हम पहले एमनियोसिंथेसिस कर लेते हैं। देन हम कितना अभी वहाँ पे हाइपरटोनिक सलाइन यूज करेंगे, जितने अभी वीक्स ऑफ जेस्टेशन है, अगर फॉर एग्जांपल ले लो, अगर मदर्स जो है वो 20 वीक्स की है तो 20 वीक्स इंटू 10 ml करेंगे तो वहाँ पे होगा 200 ml। मतलब ऐसे हम काउंट करेंगे अमाउंट ऑफ सलाइन इंस्टिल, हमें कितनी सलाइन इंस्टिल करनी पड़ेगी, जितना उस मदर का वीक्स ऑफ जेस्टेशन है उसको हमें इंटू करना पड़ेगा 10 ml से, और जो भी अमाउंट आएगा उतना ही हमें वहाँ पे इंस्टिल करनी है। देन वो हमें इन्फ्यूज़ करनी है स्लोली एट द रेट ऑफ 10 ml पर मिनट। वो हमें 10 ml पर मिनट से हमें वो स्लोली इन्फ्यूज़ करना है। देन हमें इंडक्शन करना है 32 आवर्स के इंटरवल पर। सो दिस इज अबाउट द इंट्रा एम्नियोटिक हाइपरटोनिक सलाइन मेथड। देन हम ऑक्सीटोसिन का हाई डोज दे के भी वहाँ पे एबॉर्शन कर सकते हैं। ये सब मेथड जो है ये हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूज कर सकते हैं टर्मिनेशन करने के लिए। देन यहाँ पे कुछ सर्जिकल मेथड्स है जैसे कि हिस्टेरेक्टोमी। मीन्स हिस्टेरेक्टोमी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो भी यूट्रस है उसको रिमूव कर देते हैं। इसमें भी 3 टाइप से हम हिस्टेरेक्टोमी कर सकते हैं, जैसे कि पार्शियल है, देन टोटल है एंड रेडिकल है। जो पार्शियल हिस्टेरेक्टोमी है उसको हम सुप्रा सर्वाइकल हिस्टेरेक्टोमी भी कहते हैं। इसमें क्या करता है, इसमें हम जस्ट रिमूव करते हैं ओनली द यूट्रस एंड जो सर्विक्स है उसको हम वैसे ही छोड़ देते हैं। सिर्फ यहाँ पे हम जो यूट्रस है उसको रिमूव कर देते हैं एंड जो सर्विक्स है उसको हम अंदर ही छोड़ देते हैं। देन इन टोटल हिस्टेरेक्टोमी इसमें हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ द यूट्रस एंड द सर्विक्स,
जो भी यूट्रस है एंड सर्विक्स है उसको टोटली हम रिमूव कर देते हैं. दिस इज अबाउट द टोटल हिस्टेक्टोमी. एंड इन द रेडिकल हिस्टेक्टोमी ये जो है स्पेशली कैंसर के पेशेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो इसमें क्या होता है, इसमें हम रिमूव करते हैं यूट्रस को, सर्विक्स को एंड जो भी टिश्यू है अराउंड द सर्विक्स एंड अपर पार्ट ऑफ वजाइना. दिस ऑल आर वी आर रिमूविंग इन द रेडिकल हिस्टेक्टोमी. सो दिस इज अबाउट द सर्जिकल मेथड्स, that is a partial, total and radical method. Then next is the complications. Complications क्या आ सकते हैं मेडिकल टर्मिनेशन करने के बाद? इमीडिएट, दैट मीन्स अब फटाक से अभी टर्मिनेशन होने के बाद में इमीडिएटली कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे कि इंजुरी टू द सर्विक्स ड्यूरिंग द सर्जिकल प्रोसीजर. जैसे कि हम इवैक्यूएशन करते हैं, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं, तो उस टाइम पे जो सर्विक्स है उसको इंजुरी हो सकती है. देन यूट्राइन परफोरेशन ड्यूरिंग D&E, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन करते टाइम पे जो यूट्रस है यूट्राइन में परफोरेशन होने के चांसेस रहते हैं. देन हेमोरेज एंड शॉक ड्यू टू द ट्रॉमा. अगर ट्रॉमा मीन्स कोई इंजुरी वहाँ पे अगर हो गई तो उसकी वजह से वहाँ पे हेमोरेज होने के चांसेस रहते हैं और शॉक में भी जा सकते हैं मदर. देन इनकम्प्लीट एबॉर्शन, कभी कभी थोड़ा जो पार्ट है कंसेप्टस का वो अंदर रह सकता है, दैट इज़ अ इनकम्प्लीट एबॉर्शन. देन एटोनिक यूट्रस, मतलब जो यूट्रस है वो पूरी तरह पे अपने जगह पे प्रॉपरली इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा, दैट इज़ एटोनिक यूट्रस. देन और रेयरली कोएगुलेशन फेलियर एंड थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म. सो ये सब कॉम्प्लिकेशंस इमीडिएट हो सकते हैं आफ्टर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. देन रिमोट, मतलब आफ्टर सम टाइम द कॉम्प्लिकेशन आर ग्रुप्ड इनटू, जैसे कि गायनेकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकती है. देन क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकते हैं. देन स्कार एंडोमेट्राइटिस. सो ये सब गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो मेडिकल टर्मिनेशन करने के बाद आ सकते हैं. देन ऑब्स्टेट्रिकल कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी. दिस इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मतलब जो प्रेगनेंसी है वो आउट ऑफ द यूट्रस, मतलब यूट्रस के बाहर किसी भी जगह पे आ सकती है, उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं. देन प्रीटर्म लेबर रहता है, जैसे कि पूरे 9 मंथ होने से पहले ही जो लेबर स्टार्ट हो जाता है. देन दैट मीन्स ऐसे रहता है कि जो फिटस है वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं होता अकॉर्डिंग टू उसकी एज. जैसे कि अभी वो 9 मंथ का हो, मीन्स 9 मंथ्स जो जस्टेशन के वो पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो फिटस है वो उतना मैच्योर नहीं हो पाएगा. सो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, दैट इज़ अ डिसमैच्योरिटी. देन रप्चर यूट्रस, जो यूट्रस है वो भी रप्चर होने के चांसेस रहते हैं बिकॉज ऑफ द स्कार. जो हिस्टेक्टोमी के समय स्कार आते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे जो यूट्रस है वो रप्चर होने के भी चांसेस रहते हैं. देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि MTP एक्ट क्या है. तो MTP एक्ट, सिंस लीगलाइजेशन ऑफ एबॉर्शन इन इंडिया, deliberate induction of abortion by a registered medical practitioner in the interest of the mother's health and life is protected under the MTP Act. मतलब ये जो एक्ट है MTP एक्ट जो है ये जो भी मदर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ये जो एक्ट है और ये एक्ट लॉन्च हुआ है. और इस एक्ट परफॉर्म करने के लिए अभी हमने देखा है कि कुछ जो भी लीगल अप्रूवल है वो रहने चाहिए, तभी हम इंस्टीट्यूट में मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं. देन द फॉलोइंग प्रोविजन आर लेड डाउन, जैसे कि द कंटिन्यूशन ऑफ प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व सीरियस रिस्क ऑफ लाइफ और ग्रेव इंजुरी टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ ए प्रेग्नेंट वीमेन. मतलब ये एक्ट हम तभी लागू होगा जब प्रेगनेंसी अभी हम कंटिन्यू ही नहीं कर सकते हैं. अगर हमने प्रेगनेंसी कंटिन्यू की है तो उस मदर की लाइफ जो है वो मदर की लाइफ मतलब कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस है और मेंटल इलनेस आ सकती है और उसकी जान भी जा सकती है. तो सिर्फ उसी कंडीशन में वहाँ पे हम प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू करेंगे. Then there is a substantial risk of the child being born with the serious physical and mental abnormality. जैसे कि हमने पहले देखा है, अगर फिटस जो बच्चा है उसको अगर कुछ फिजिकल और मेंटल कुछ एबनॉर्मेलिटी है, अगर उसने जन्म भी लिया, अगर वो मीन्स उसका बर्थ भी हुआ, तो वो फिजिकली या मेंटली अगर डिस्टर्ब रहेगा इन फ्यूचर, उसकी जो लाइफ है वो फिर पूरी स्पॉइल हो जाएंगी. फिर तो सिर्फ उसी कंडीशन में वहाँ पे हमें उस मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं. देन व्हेन द प्रेगनेंसी इज कॉज्ड बाय रेप,
बोथ इन केसेस ऑफ द मेजर एंड माइनर गर्ल एंड इन द मेंटली इम्बैलेंस्ड वीमेन। अगर वह कुछ कंडीशन में अगर रेप वगैरह हुआ है और जो गर्ल है वो मेंटली इम्बैलेंस है तो उस कंडीशन में भी हम वहाँ पे प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। देन प्रेगनेंसी कॉज्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने के बाद भी अगर जो प्रेगनेंसी है वो रह गई है तो उस इन सब कंडीशन में हम मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं। देन इन प्रैक्टिस द फॉलोइंग आर द इंडिकेशंस फॉर टर्मिनेशन अंडर द एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट के अंडर कुछ ऐसे एक प्रैक्टिसेस है जहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं और क्यों करते हैं, जैसे कि टू सेव द लाइफ ऑफ मदर, उस मदर की लाइफ सेव करने के लिए हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं। उसमें कुछ थेरापेटिक और मेडिकल टर्मिनेशन है। द इंडिकेशन आर लिमिटेड एंड स्कार्सली जस्टिफाइबल नाउअडेज एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस, जैसे कि कार्डियक डिजीज़ अगर मदर में है, देन क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, इंट्रैक्टेबल हाइपरएमेसिस ग्रेविडरम है, सर्वाइकल और ब्रेस्ट मैलिग्नेंसी, डायबिटीज़ मेलाइटस विद द रेटिनोपैथी एंड एपिलेप्सी और साइकेट्रिक इलनेस विद द एडवाइस ऑफ द साइकेट्रिस्ट. So this is the indication are limited and scarcely justifiable for the medical termination of pregnancy. Then कुछ सोशल इंडिकेशंस है जिसमें हम मेडिकल टर्मिनेशन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज द रिकमेंडेशंस, जैसे कि इन द रिवाइज रूल ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज क्वालिफाइड टू परफॉर्म एन एमटीपी. जैसे कि एमटीपी कौन परफॉर्म कर सकता है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, क्वालिफाइड है एमटीपी करने के लिए, सिर्फ वही फिजिशियन कर सकता है. वन हैज़ असिस्टेड इन एटलीस्ट 25 एमटीपी, जो हमने देखा ही है कि उसने एटलीस्ट 25 एमटीपी करने चाहिए, पहले उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए OBGY का. देन वन हैज़ गॉट 6 month हाउस सर्जन ट्रेनिंग इन ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी. अगर उसको एटलीस्ट उसको 6 months का हाउस सर्जन ट्रेनिंग में मीन्स पार्टिसिपेट करना है इन द ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी. देन वन हैज़ गॉट डिप्लोमा और डिग्री इन द ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, जिसके पास डिप्लोमा और डिग्री है इन द ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी. सो दिस इज अबाउट द रिकमेंडेशन कि कौन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकता है. Then termination can only be performed in the hospital established or maintained by the government or places approved by the government. ये सिर्फ उसी हॉस्पिटल्स में हो सकते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट जो है उस गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, सिर्फ उसी कंडीशंस में हम वहाँ पे टर्मिनेशन कर सकते हैं प्रेगनेंसी को. देन प्रेगनेंसी कैन ओनली बी टर्मिनेटेड ऑन द रिटर्न कंसेंट ऑफ द वीमेन. हम प्रेगनेंसी तभी टर्मिनेट कर सकते हैं जब हम रिटर्न कंसेंट लेंगे वीमेन से. देन हस्बैंड कंसर्न इज़ नॉट रिक्वायर्ड. हस्बैंड का कंसर्न वहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसका ही कंसर्न वहाँ पे रिक्वायर्ड है. देन प्रेगनेंसी इन अ माइनर गर्ल, जैसे कि बिलो द एज ऑफ 18 ईयर, हमने ये सब अभी देखा ही है कि हम कौन से कंडीशंस में कर सकते हैं. देन प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड इज परमिटेड अप टू 20 weeks ऑफ प्रेगनेंसी. हम सिर्फ 20 weeks ऑफ प्रेगनेंसी तक ही टर्मिनेट कर सकते हैं. Then next is the when the pregnancy is exceed 12 weeks, opinion of 2 medical practitioner is required. अगर 12 weeks से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी एक्सीड हुई है तो वहाँ पे एटलीस्ट 2 प्रैक्टिशनर के हमें ओपिनियन चाहिए होता है, तभी हम वहाँ पे एबॉर्शन कर सकते हैं. देन एबॉर्शन हैज़ टू परफॉर्म कॉन्फिडेंशियली एंड टू बी रिपोर्टेड टू द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज. जो भी हमने जितने भी अबॉर्शंस किए हैं उसका पूरा जो रिपोर्टिंग है वो हमें जो भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस रहती है वहाँ पे हमें इन्फॉर्म करना रहता है, रिपोर्ट करना रहता है. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. थैंक यू.